सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की नोटिस आ चुका है और हमने यूट्यूब पर एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। एनटीपीसी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं CBT 1 2021 में जो हुए थे, तो उसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज ये 28 दिसंबर का शिफ्ट 2 है। पहली शिफ्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट, ये शिफ्ट सेकंड है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का हमें मान बताना है जो कि 0 और 90 के बीच में है। थीटा का मान बताना है। तो देखो, बचपन से एक फॉर्मूला हमने अपनी 10वीं में या 10वीं में पढ़ा था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमने पढ़ा था। तो साइन थीटा की वैल्यू जब हमें यहाँ पता चल गई है तो हम यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से ये cos से cos कैंसल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये माइनस है, इधर आकर के प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 3 9 यानी कि 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 19 माइनस एक्स रूट 12 और सभी का रूट है इज इक्वल टू 4 रूट माइनस रूट 3। नीचे एक है, नेकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा कि इस स्क्वायर से ये रूट माइन कट जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आएगी 19x रूट 12 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला तो हम सब ने पढ़ा ही होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम यहीं पे वो अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 4। देखो रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा, प्लस b का 3 हो जाएगा माइनस 2ab यानी कि 4 तिया 12, तो रूट 12 हो जाएगा। अब 19 माइनस एक्स रूट 12 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 12। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये वाला वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल, ये जो संख्या है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो रूट में है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो ये 19 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में 7 है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 रूट 12 और ये इधर x माइनस में तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से ये -2 प्लस x और ये रूट जो है वो रूट 12 जो है वो दोनों में है, तो ये कॉमन निकल आएगा। अब जब हम इसे आगे करेंगे, तो ये 12 है और ये रूट यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर के ये नीचे हो जाएगा रूट 12 और इसका परिमेयकरण करने पर ये रूट 12 से मतलब 12 हो जाएगा और ये कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी -2 प्लस एक्स रूट 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहीं रखेंगे, 2 इधर आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये रूट 12। तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम ये लिख सकते हैं ना, 4 तिया 12, 4 × 3, तो 4 जो है उसका 2 निकल आएगा बाहर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रूट
3, 2 + 2√3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लेंथी हैगा, बट करना तो है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P की वैल्यू जो दी हुई है वो 2 + 0.2 डिवाइडेड बाय में 0.2 × 2 -1/2, और Q की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 - 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 × 2 -1/2 × 2। देखो अब चीज़ें देखना है यहाँ पे कैसे कैंसल आउट होती हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 2.2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 0.4, और जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। फर्दर जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 1 ही रह जाएगा, और 2 में से 0.2 जाएंगे तो यहाँ पर 1.8 आएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1। अब देखो नीचे भी 0.1 के बाद है, ऊपर भी 0.1 के बाद है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट जो है वो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22/4 - 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा अपना 14/4। तो फाइनल वैल्यू जो इसकी आई वो कितनी आई 14.4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो इसमें भी 0.1 के बाद है और इसमें भी 0.1 के बाद है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा अपने पास में 18/4 माइनस, अब ये 1 का एलसीएम जब हमने लिया तो 4 आ जाएगा ऊपर, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 14.4। तो हमें वैल्यू निकालने किसकी थी, हमें निकालने थे कि P/Q कितना होता है। अब देखो P भी सेम है, Q भी सेम है, दोनों अगर सेम हैं 14/4, तो ये दोनों इस दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 1, तो वही हमारा राइट आंसर है 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि A किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और B A की कार्य की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। देखो यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक A है और एक B है। A की मैं बात करूँ तो A के बारे में कह रहा है कि A जो है वो 12 दिन में काम कर सकता है। यहाँ डेज आते हैं और यहाँ एफिशिएंसी निकलती है। तो A जो है वो 12 दिन में काम कर सकता है, और दूसरा इसने बोला है कि जो B है वो A से 20% जो है वो कम कार्यकुशल है। 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा तो 1/5 होता है, यानी कि अगर A 5 है तो B उससे 1 कम, यानी कि कितना होगा 4। तो B की एफिशिएंसी 4 है, A की एफिशिएंसी 5 है। अब आप एक बात बताओ, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी A की 5 दी हुई है, टाइम जो कि वो 12 दिन में ख़त्म कर देता है, तो टोटल वर्क अपना आ जाएगा 60। तो ये कह रहा है कि B को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4। तो जब B की एफिशिएंसी 4 आ रही है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो टोटल वर्क अपना 60 है, B की एफिशिएंसी 4 है, तो उसे काम करने में कितना लगेगा 15, यानी कि 15 दिन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो अपना टाइम एंड वर्क से ही है। तो देखते हैं, A और B की कार्य क्षमताओं का अनुपात। अब यहाँ पर कार्य क्षमता यानी कि देखो एफिशिएंसी दी हुई है अपने को, A है और एक B है, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात यानी कि A 3 है तो B 4 है। A किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर जो डेज हैं वो दे दिया है कि ये 12 दिन में पूरा कर सकता है, B हमें नहीं पता कि कितने दिन में पूरा करेगा, लेकिन A का दे दिया है। और हमें सिंपल सा ये पता है कि भाई टोटल वर्क निकालने के लिए हमें
एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये रट लो, ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है कि टोटल वर्क जो है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी ए की कितनी है 3, टाइम कितना लग रहा है उसे 12 दिन लगता है काम करने में, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 12 तिया 36। अब बी की एफिशिएंसी तो 4 है, तो ये 4 से जब वो करेगा तो इसे कितना लगेगा, इसे लगेगा 9 चौके 36 यानी कि 9 दिन। 9 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा और यही हमारा जो है राइट आंसर है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2600 रुपये की कोई धनराशि है और 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। देखो तो ये जो बोलेगा पहले हम उसी को वैसे ही लिख लेंगे। 2600 रुपये की कोई राशि है और ये 2 भागों में विभाजित की जा रही है। ये हमारा पहला भाग हो गया, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब देखो पहले वर्ष में हमें मतलब कितना अमाउंट उसने पहले पार्ट में दे रहा है हमें नहीं पता, तो हमने P1 मान लिया और रेट अपनी 10% दे रहा है और टाइम अपने को दे रहा है 5 वर्ष अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। प्लस दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे भाग पर कह रहा है, दूसरा भाग कितना दिया है वो भी हमें नहीं पता, तो P2 मान लिया हमने। P2 की वैल्यू क्या है दी हुई है इसने कि रूट P2 कह रहा है कि 9% 6 वर्ष के लिए, तो टाइम में हमारे को क्या दे दिया 6 वर्ष अपॉन 100 का जो साधारण ब्याज है वो दोनों बराबर हैं आपस में, यानी कि ये ब्याज इस ब्याज के बराबर है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और कुछ कट रहा है, हाँ ये 5 से जाएगा और ये 3 पे जाएगा, तो P1 हमारा जो आया वो कितना आ जाएगा, P1 आ रहा है अपने पास में 25 इज इक्वल टू P2 अपने पास में कितना आ रहा है 27, यानी कि ये कितना आ रहा है 27। तो अगर यहाँ देखते हैं P1 अपॉन, क्योंकि ये यहाँ पर बराबर है, नीचे इधर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा इधर, तो P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ 27 ही था और यहाँ से P1 की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी 25, तो यानी कि ये 25 और 27 के रेशो में है, 25 और 27 के रेशो में है। तो टोटल कितने हैं ये 52 यूनिट्स, लेकिन टोटल यहाँ पे हमारे को कितना दिया हुआ है 2600। आई थिंक यहाँ कट रहा है, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको इधर कर देते हैं, अब नॉर्मल है, ठीक है। तो 52 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2600 बटे 52, यानी कि इसको किया तो हमारे पास 2 आया और इसको किया तो हमारे पास 50 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। वो कह रहा है कि 10% वाली दर पर उधार दी गई राशि, यानी कि 10% वाली ये वाली राशि थी, यानी कि P1 पूछ रहा है और P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 27, तो P1 की वैल्यू 27 है, P1 की वैल्यू 27 है और 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1350, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1350। आई होप कि ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 अभाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य
और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भाज्य और अभाज्य में कुछ थोड़ा डिफाइंड कर देता हूँ कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वैसे तो अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो भाज्य क्या होती हैंगी, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ 1 का भाग जाता है, यानी कि वो जो संख्या होती है जैसे कि 2 है, उसमें सिर्फ 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, यानी कि 2। ये कि ये संख्या जो है वो सिर्फ एक या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहली हो गई 2, फिर हो जाती है अपनी 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 और 19। कितनी होगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहा है कि भाज्य प्रकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर बताइए। तो देखो पहले हम जोड़ लेते हैं इसको, ये कितना आएगा? तो देखो 6 और 4 10, 8 6 4 10 8 18 9 27 10 37 37 और 12 49 49 और 30 49 और 30 हो जाता है अपने पास में 79 और एक कम है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 78। माध्य क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं। माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो अपने पास में आ गया, कितना? भाज्य का कितना आया? भाज्य का आया अपने पास में 78 और संख्या कितनी है? 8। इसी तरीके से अभाज्य का जोड़ लेते हैं कि अभाज्य का कितना है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11 28 28 और 30 38 48 58 58 और 20 हो जाता है अपने पास में 58 और 20 78 और एक कम 77। तो यहाँ से आ गया ये कितना? 77। तो इनका योग आया अपने पास में 77 और इनका संख्या कितनी है? 8। तो ये कह रहा है कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अंतर, माध्य का अंतर, इनके माध्य का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 78/8 माइनस 77/8 तो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/8 और यही हमारा राइट आंसर है 1/8। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे कि इसका आपस में पहले अंतर ले लेते और फिर माइनस कर देते, लेकिन उससे आपको ये नहीं पता चलता कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होती है ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 64 का पूर्ण वर्ग जो होता है वो 8 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, ऐसे ही 4 का 2 आ जाएगा। तो ये सारी क्या होती हैं? ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 12, 15 और 18 से पूर्णतः और छोटी से छोटी पूछी है, यानी कि 12, 15 और 18 का हमें क्या करना होगा? हमें इसका एलसीएम लेना होगा। हमें इसका क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो 12, 15 और 18 का जो एलसीएम होगा, देखो 12, 15 और 18 का एलसीएम होता है 180। इसको हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमें शॉर्टकट्स में पता होनी चाहिए। पहले हम 2 से करेंगे, फिर ऐसे करके, मतलब ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं, बट वो अभी हम नहीं करेंगे। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 180। अब एलसीएम तो 180 आ गया, लेकिन उसने बोला है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए।
अब ये 180 तो पूर्ण वर्ग होती नहीं है, तो पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। 360 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 से करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 से करने पे ये आ जाएगा अपने पास में 540, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से करने पे ये आ जाएगा 72, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से करने पे हमारे पास 900 आ रहा है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा। वैसे तो ऑप्शन में से भी देख करके हम बता सकते थे कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है, जो कि वह 180 का मल्टीपल, 180 के मल्टीपल में, क्योंकि इसी के मल्टीपल में हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु, कुल मिलाकर जो औसत आयु है वो कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पर कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं जिनकी जो औसत आयु है वो 16.8 है। लड़कों की औसत आयु, अब यहाँ पर लड़कों की औसत आयु दे दी है 15.4 और लड़कियों की जो औसत आयु है वो दे दी है हमारे को 18.2। तो ये एक मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाता है। देखो अब 18.2 में से जब 16.8 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 और यहाँ 12 मतलब 14, तो ये आ जाएगा 1.4। और ऐसे ही जब हम 16.8 से 15.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 4, 8 में से 4 गया 4 और ये हो जाएगा 1। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात आ रहा है वो दोनों सेम ही है, मतलब 1:1 आ रहा है। तो इसने पूछा क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यही बोला है इसने, तो 1:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x² - 2x + 1 = 0 है और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू हमें बतानी है इसकी माइनस में। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे भाग x का, इसमें भी x का भाग और इसमें भी x का भाग। x से भाग देने पे क्या होगा कि ये x की वैल्यू से ये स्क्वायर कट गया, यानी कि यहाँ कितना रह गया x, इस x से ये x कट गया, यहाँ रह गया 2 और ये प्लस में 1/x हो जाएगा और = 0 हो जाएगा। 2 जो इधर माइनस में उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा और यहाँ सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगी। तो देखो x 1 + x का मान जो है वो 2 आया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूँ और इसमें पुट करता हूँ तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो अगर मैंने 1 लिया और ये 1/1 लिया तो ये 2 होता है, तो हाँ बिल्कुल 1 + 1 ये 2 हो रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ करता है लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूफ करता है राइट हैंड साइड को। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मानी थी हमने, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 मानी, तो 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि 1 - 1 हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। ये हमारा राइट आंसर है 0। चलो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और रूट के बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो ये कह रहा है कि √2 + √x = √3 है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, इसमें x को इधर ही रखते हैं, √x को इधर ही रखा और √3 और ये 2 को इधर भेज दिया, मतलब ये माइनस में आ जाएगा इधर। अब जैसे उसमें हमने किया था स्क्वायर, इसमें भी हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली कि हमें क्या निकालनी है, तो a प्लस, अब यहाँ पे भी देखो वही फार्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर वाला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला फार्मूला कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और ये चीज़ें हमें याद रहना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो देखो अब यहाँ √3 है, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस
यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस में है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, 5 माइनस 2√6 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो यही अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11 तो हम कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है और q की वैल्यू दी हुई है, और लास्ट में हमसे वही p/q पूछा हुआ है। तो पहले हम p की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं कि p की वैल्यू क्या आएगी। 3/3 9 यानी कि 0.009, इसके बाद 3/3 9 होंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद लगेगा, तो प्लस में 0.123 और ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद माइनस में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये माइनस लग जाएगा, और 6 या 18 और कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद, तो 0.018। अब p की वैल्यू को सॉल्व करते हुए पहले ये प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 0.09 और 0.0009। जब हमने इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा अपने पास में 9090.0। तो ये आ गई अपने पास में क्या, p की वैल्यू प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस भी हो रहेगा, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 0.080। तो यहाँ से माइनस करने पे देखिए क्या आएगा, 9 का 9 उतर गया, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गया 7 और ये 0.0। तो ये आ गई फाइनली हमारे पास p की वैल्यू। p की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, p की वैल्यू में अपने पास क्या है 0.0729 और q की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पर दी हुई है कि 0.1454। तो p/q क्या हो जाएगा, p/q क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, देखो पॉइंट हटा लेते हैं सबके पहले, 2729/54। अब इसका देख लेते हैं कि ऊपर कितने जाएंगे, 2 0 और इसकी कितनी आ रही हैं नीचे, 1 2 3 और 4। अब करते हैं काटापिटी इसमें, देखो 1 0 से ये 1 0 ख़त्म, ये 1 0 से ये 1 0 ख़त्म, 9 6 के 54 और 9 8 72 और 9 1 9। फिर ये अपना कट जाएगा 3 दूनी 6 से और 3 27 और फाइनली अपने पास में कितना आ रहा है, तो 27/200 आ रहा है, यानी कि जब हम इसे कर रहे हैं तो 13.5 तक पहुंच रहा है और 2 0 भी हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, नहीं 0.135। ये अपना क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, ये वाला आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलो देखो सर यहीं पे कर लेते हैं इसको, क्योंकि पेपर के अंदर भी हमें ना जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है। तो देखो इसे 2 से ये 2 कट गया, अपने पास में यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 माइनस का 3/4। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं यहाँ से कुछ नहीं कट रहा है, तो अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5/6 गुने 4/21। अब देखो 1/3 माइनस 3/4, अब चूँकि ये ब्रैकेट में है, अब 6 और 6 और ऊपर भी 6 आ जाएगा, तो अंदर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या है 4/21। तो 4 से ये 4 ख़त्म, 3 से ये ख़त्म, 7 पे। तो फाइनली अपने पास में क्या आया, फाइनली अपने पास में निकल के आ रहा है 1/3 माइनस 1/7। तो देखो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 7 या 21। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो नीचे आ गया 7 या 21, और इससे किया तो 7 आ जाएगा ऊपर, और इससे किया तो 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये अपना क्या आंसर आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4 और नीचे 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग सकता है, क्योंकि पेपर के अंदर अगर आता है तो बच्चे इसी में फंसते हैं। ये देखो, एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको बना लेते हैं कि समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है। तो हमने यहाँ पे बना लिया समानांतर चतुर्भुज। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इतना। और अब जो ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं नाम। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो हम इसको नाम दे लेते हैं A, ये B, ये C और ये D। कह रहा है BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। अब देखो BC, ये BC है, कह रहा है कि E तक, यानी कि इसको यहाँ से खींच करके यहाँ तक बढ़ाया जा रहा है। मान लो यहाँ तक बढ़ा दिया गया, ये E है, E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC और CE बराबर हैं, यानी कि ये BC बराबर CE है। इसके बाद AE CD को P पर प्रतिच्छेद कर देती है। AE यानी कि ये यहाँ से मिल रहा है, देखो ये देखो, ये लाइन यहाँ से गई कि AE बिंदु P पर, यहाँ पर CD को P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखो AE को बिंदु P पर, ये CD को P पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABE, ये जो त्रिभुज है ना ABE, इस ABE में किसके बराबर है, ये मतलब इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है। ABE, अच्छा ये पूरा इसने पूछा, यहाँ से लेकर के ये वाला लाइन, ये और ये पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर है। तो देखो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक चीज़ देखो, ये अगर पैरेलल, ये BC, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ना, नीचे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ऊपर को सिर्फ अपना ये रखते हैं। अब देखो नोटिस करना कि BC, अपने पास में BC दिया हुआ है जो कि किसके बराबर में है, CE के बराबर में, ये तो बोला हुआ है, ठीक है। और BC बराबर में किसके है, तो ये BC बराबर में AD के भी है ना। अब AD के क्यों है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि BC बराबर AD है। यानी कि हमारे साथ यहाँ से क्या निकला फिर कि AD बराबर CE भी है, यानी कि AD बराबर में क्या है BC, और BC AC के बराबर है, CE के बराबर है, तो AD बराबर CE हो जाएगा, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, चूँकि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा, जो ये वाली भुजा है इसकी, और जो ये वाली भुजा है, जब इसको हमने आगे बढ़ाया है यहाँ पर, तो ये भी पैरेलल ही जा रही है। तो जो ये वाला एंगल बन रहा है और जो ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल A, दूसरी चीज़ में क्या बन रहा है, एंगल A बराबर एंगल E के बराबर है। कैसे बराबर है, देखो एकांतर कोण से ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कैसे, एकांतर कोण से, क्योंकि ये देखो ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये पैरेलल लाइन जा रही है, और उसमें कोई रेखा जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनका जो अपोजिट वाला एंगल है वो क्या, एकांतर कोण कहलाता है। दूसरी इसमें चीज़ देखो, ये वाला जो कोण है और जो ये वाला कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि एंगल APD बराबर है एंगल CPE के। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे को साइड मिल गई, यहाँ पे हमारे को एंगल मिल गया, यहाँ भी एंगल मिल गया। तो सर्वांगसम का एक नियम है, सर्वांगसम का एक नियम है कि अगर किसी त्रिभुज में
एंगल साइड, ये इस नियम से जो है जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, मतलब वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले पोर्शन के बराबर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन उठा करके मैं यहाँ रख दूँगा तो पूरा पूरा ढक लेगा। यानी कि जो इसने पूछा था हमसे कि त्रिभुज ए बी ई यानी कि ये बड़ा वाला, ये वाला पूछा था इसने कि ये जो बड़ा वाला है, ये वाला किसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, किसके बराबर होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ए बी सी डी के, यानी कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया सर्वांगसम के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। देखो पहली बात तो भिन्न को हम मान लेते हैं क्या कि एक x है और एक ये y है, यानी कि ये वाला जो होता है ये होता है हर, और ये वाला होता है, ये वाला होता है अंश। तो अगर हम देखें तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अंश है वो हर से 2 कम है, यही कह रहा है। देखो हम इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व भी करके कर सकते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंश हर से 2 कम है, तो ये हमने ये लिख दिया। तो x की वैल्यू अपने पास में -2y आई, तो y - 2 x की जगह हमने रख दिया, और ये नीचे y। अब ये क्या कह रहा है कि जब अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो हमारे पास जो भिन्न आती है वो आती है 2/9। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 2 दूनी 4 बटे में 3y इज इक्वल टू 2/9। और जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं लकीर खींच देता हूँ, तो ये हो जाएगा, जब ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18y माइनस 9 चौके 36 इज इक्वल टू 3 दूनी 6y। तो 18 में से 6 जाएंगे, कितने बचेगा 12y, और 36 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 3। जब y की वैल्यू 3 आ जाएगी यानी कि हर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में 3, तो ऑप्शन में कौन सा आएगा हर, ये वाला होता है ना हर, तो ऑप्शन में हर ये वाला है, तो यही वाला आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि यहाँ पर दोनों का जो डे है वो दे दिया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो अब इनकी एफिशिएंसी अगर हम निकाल लें, सबसे पहले तो इनका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा 20 और 30 का 60, टोटल वर्क 60 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, अब इतने से ही देखो, इतनी सी लाइन पढ़ने के बाद में हम इतना सी चीज़ निकाल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20 × 60 और 30 × 60। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब क्या कह रहा है, ए कार्य पूर्ण होने से पहले कार्य छोड़ देता है और 5 दिन तक, और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। देखो टोटल वर्क कैसे कंप्लीट हो रहा है, पहले तो ए + बी आए, इन्होंने कितना दिन काम किया मुझे नहीं पता,
लेकिन लास्ट का जो बी बचा ना, उसने 5 दिन काम किया और इस प्रकार से हमारा ये जो 60 वर्क था वो कंप्लीट हुआ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5। इन्होंने कितने दिन काम किया हमें ये नहीं पता। प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ये 2 और 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो ए और बी कितना आ जाएगा? देखो 60 में से ये 10 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 50। और 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आके बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे में। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया। जब ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया है और बी ने 5 दिन काम किया है, तो टोटल काम जो है वो कितने दिन चला? 15 दिन चला। तो राइट आंसर अपना 15 आ जाएगा। टोटल काम 15 दिन चला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% की ब्याज की दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की ब्याज की दर पर और शेष भाग जो है वो 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष में तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय यानी कि जो इंटरेस्ट है उसको 820 रुपये मिलते हैं। तो कह रहा है उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है। मुझे नहीं पता उसकी पूंजी कितनी है, तो पूंजी हमें नहीं पता है कि उसके पास कितनी है, लेकिन उसने 3 भागों में पैसा डिवाइड किया है। पहला भाग जो है उसका 1/2 का है, दूसरा भाग उसका 1/3 का है, तीसरे भाग का हमें नहीं पता है। तो जो इसके बटे में है, हमने इसका अगर एलसीएम लिया तो 6 आएगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि 6x उसकी पूंजी है, जो 6x है उसकी पूंजी है। तो 6x का अगर आधा करूँगा मैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 3x, ये हो जाएगा अपने पास में 2x, और जो उसकी तीसरी पूंजी है जिसे 10% पे निवेश किया है वो सिर्फ 1x है। तो अब यहाँ पर देखो जो 3 अलग अलग निवेश किए गए पार्ट हैं वो हमारे पास आ गया कि P1 की वैल्यू ये है, P2 की वैल्यू ये है और P3 की वैल्यू ये है। हम सभी को पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T/100 और सभी का इंटरेस्ट हम निकालेंगे यहाँ पर। तो पहली वाली राशि कितनी है? 3x, और इसको 10% पे इसने दिया है, नहीं 5% पे दिया है इसे, तो इसे 5% पे दिया है। तो इसे जो दिया है वो दिया है 5% पे पर 1 साल के लिए, अपॉन में 100। इसी तरीके से दूसरी वाली जो राशि है 2x गुने 8% पे दिया है इसे 1 साल के लिए। इसी तरीके से जो तीसरी वाली राशि है जो कि है 1x, इसे 10% पे दिया है 1 साल के लिए। तो तीनों का देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 × 15 x प्लस 8 × 2 = 16 x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10x, और सबके बटे में 100 है तो सबका ही 100 लग जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है अपने पास में? सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ है? 820। तो 15 15 30 और 10 40 और 1 41। तो नीचे कर लेते हैं इसको अब। तो 820 की वैल्यू कितनी आ जा रही है अपने पास में? 41x/100, यानी कि जब हम इसे माइनस काटेंगे तो ये 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 200। x की वैल्यू 200 आएगी अभी। तो निवेश की गई राशि हमारे पास कितनी थी? हमने कितना निवेश माना था? यानी पूंजी हमने कितनी मानी थी? पूंजी हमने मानी थी 6x। तो 6 × 200, सॉरी 2000 हो जाएगा ना यहाँ पे।
कि 2 0 और 1 0 इसकी है, तो 2000, तो 6 दूनी 12,000, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक समबाहु त्रिभुज से है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और PQR क्रमशः AB, BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु से बने मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है? देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एक हम। मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हमने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। इनके जो मध्य बिंदु है यानी कि ये और इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, इनको जब मिलाया जाता है तो इससे जो बना त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, इसको कहा जाता है P, Q और R। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 A²। और हमें निकालने के लिए क्या बोला है? ये वाला। तो देखो जब भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु पर कोई रेखा या पॉइंट बनता है मध्य बिंदु से, जब मध्य बिंदु से कोई त्रिभुज बनता है तो वो त्रिभुज पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। पूरे त्रिभुज का क्या होता है? 1/4 होता है। तो पहले पूरे त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं कि पूरे त्रिभुज का क्या आएगा अपने पास में क्षेत्रफल। तो √3/4 गुने 4 गुने 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और अपने पास में समबाहु त्रिभुज ABC यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया है वो 4√3 आया है। और जो त्रिभुज PQR है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। तो ये 4√3/4, 4 से 4 कट गया, अपने पास में क्या बचा? सिर्फ √3, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करिए 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखा जा सके। अब यहाँ पर ना घनाभ बना रहा है, तो घनाभ बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक लिया डब्बा और ये एक लिया डब्बा, इसी के बराबर कर लेते हैं। अब इसको हम मैच कर लेते हैं। तो ये इससे मिलाया हमने, इसको इससे मिलाया हमने, इसको इससे मिलाया हमने और इसको इससे मिलाया हमने। अब इस कमरे के अंदर जो ये है, जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये लंबाई इसकी 10 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 मीटर की है यानी कि ये वाली, और जो इसकी ऊंचाई है ये वाली वो कितनी है? 6 मीटर की। और वो कह रहा है कि इसमें सबसे लंबा जो है स्तंभ आना चाहिए। तो सबसे लंबा स्तंभ जो होता है वो इस पॉइंट से लेकर के दूसरे छोर के अंत तक, यानी कि यहाँ पे इस छोर से लेकर के दूसरे छोर के अंत तक की जो लंबाई होती है वही इसका विकर्ण होता है। यानी सिंपल सी बात ये कह रहा है ये कि घनाभ का विकर्ण बताना है हमें। सिंपल सा ये बात कि कमरे के अंदर जो सबसे लंबा जो लकड़ी का खंभा जा सकता है वो क्या होगा, यानी कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है L² + B² + H²
और इन सभी का रूट। चलो करते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 100, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और इन सभी का रूट। तो 100 और ये भी 100, 200 हो जाएंगे। 200 का रूट अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा। 200 किससे होता है, यानी कि 2 गुने 100, 100 का आ जाएगा अपने पास में 10 बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा 2 रूट में। तो ये इतने सेंटीमीटर का जो है वो घनाभ का विकर्ण होगा। 10 रूट 2 मीटर, सॉरी मीटर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, साइन कोस थीटा से क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, a sin 10, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है b tan t, और हमसे पूछा क्या है इसने, a स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसने पूछी है फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, चूँकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, y का और a का स्क्वायर है, तो हमें सिंपल सी बात है इसका दोनों का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर t, और y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, b स्क्वायर tan स्क्वायर t। तो देखो अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इसके अंदर। इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं। तो a स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है अपने पास में, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t माइनस b स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू क्या है अपने पास में, b स्क्वायर tan स्क्वायर b tan स्क्वायर t। a स्क्वायर से a स्क्वायर ख़त्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर ख़त्म, एक अपॉन साइन है और यहाँ 1/10 है। अब 1/sin क्या होता है, cos x स्क्वायर t, माइनस 1/10 क्या होता है, cot स्क्वायर t। ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। हमारे पास 3 फार्मूले थे ना, 3 फार्मूले थे, जिनमें से मैं बता देता हूँ आपको, रिमाइंडर दिलवा देता हूँ कि ये फेमस वाले से फार्मूले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा फार्मूला था अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला फार्मूला हमारा निकल के आ गया है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। यही हमारा आंसर है, 1 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन हैगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला तो इसने ये वेरिएबल दिया हुआ हैगा कि 2 मल्टीप्लाई माध्यिका माइनस बहुलक, ये हमें ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बारी आए। तो इसमें देख लो सबसे ज़्यादा बारी क्या आ रहा हैगा, 12, 1, 2, 3 बारी आ रहा है, और कहीं है नहीं। 18 कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार ही आ रहा है। इसके अलावा 14 देख लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। हाँ, तो बहुलक अपना कितना आ जाएगा, ये 4 बार आ रहा है, तो बहुलक अपना निकल गया 14। अब माध्यिका देखो क्या होती है, माध्यिका होती है कि ये जो आंकड़ा है ना, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। सबसे पहले माध्यिका जो होती है, जो माध्यिका होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, यानी कि आरोही क्रम में।
आरोही क्रम में सेट करना होता है। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्या है, सबसे छोटा तो 7 ही है, फिर 9 है, 9 के बाद 11 तो है नहीं, 12 3 बारी है, 1 2 3। इसके बाद में 13 जो है वो 1 बारी है और इधर 2 बारी है, यानी कि 13 2 बारी है। 14 4 बारी, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद में 15 अपना कितने बार है, 15 अपना 1 ही बार है। इसके बाद में 16 भी अपना 1 बार है। इसके बाद में 17 भी अपना 1 बार ही है। 18 अपना 3 बार है और 19 है और फिर 20 2 बार है। तो यहाँ कर लेते हैं आगे की तरफ, 19 है और फिर 20 जो है वो 2 बार है। तो गिन लेते कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पे भी 20 छात्र ही हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसकी माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका होती है कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में करने के बाद जो बीच वाले नंबर होते हैं ना वो, तो देखो बीच में नंबर कितना आएगा अपने पास, क्योंकि ये सम है तो अपने पास में इसका 10वां और 11वां नंबर जो होगा वो होगा। तो पहला से गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 14 और ये 14, ये 10वां नंबर होगा हमारा, ये 10th प्लेस पे, और ये अपना 11th प्लेस पे। इनका एवरेज लेना होता है। तो देखो 14 और 14 28/2 करेंगे तो फिर 14 ही आ जाएगा, यानी हमारी माध्यिका जो आई, माध्यिका भी अपनी कितनी आ गई, 14। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 दूनी 28, 28 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 ही बचेंगे। और हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, लास्ट का जो अपना ये क्या निकल के आ रहा है, 14 ही निकल के आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिवृत्त, 2 वर्डिंग आपको सुनाई देगी, एक होती है परिवृत्त, एक होती है अंतःवृत्त। परिवृत्त क्या होता है कि अगर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो उसके जो बाहर का जो सर्कल बन रहा है ये परिवृत्त है। और दूसरा अंतःवृत्त होती है एक। अंतःवृत्त क्या होती है कि अगर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो उसके अंदर की जो भुजा होगी, अंदर का जो सर्कल होगा ना, वो परिवृत्त कहलाता है। तो ये 2 चीज़ों का मेन यही क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर ना, मेन जो क्वेश्चन आता है वो यही वाला आता है। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कि जो इसका यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3। और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कि जो ये वाली त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3। तो ये याद रखना है हमेशा कि इसकी त्रिज्या होती है a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3। अब इसने हमसे पूछा क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। अब √3 इकाई है, यानी कि a का मतलब होती है भुजा, तो √3/√3 कैंसल आउट करेंगे, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1 इकाई वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक वस्तु को 12% के लाभ में बेचा जाता है। यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। देखो एक वस्तु है जिसे मैंने 12% में बेचा, ये कह रहा है कि 12% में ना बेच करके अगर आप इसे 33 रुपये अधिक में बेचते तो आपको 12 का नहीं 14% का लाभ होता। अब एक बात बताओ आप, सिंपल सा, कि 12 से 14 जाने में मुझे कितना परसेंट लगा, 2% लगा, और यही 2% की वैल्यू हमारे को क्या दी हुई है, 33 रुपये।
यानी 2% की वैल्यू अपने पास में 33 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है 100%। तो 2 से 100 पर आने में मुझे 50 का मल्टीपल लगेगा, तो यहाँ भी मुझे 50 का मल्टीपल लगेगा। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 1650, यानी CP अपना क्या आ जाएगा? 1650। सिंपल। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए हैं, जो कुल मतों का 34% है। कुछ मत अमान्य थे और विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी? अच्छा, इसने 2 चीज़ें पूछी हैं कि जो विनर जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है, और दूसरा जो इनवैलिड वोट हैं वो कितने हैं। ये 2 चीज़ें इसने पूछी हैं। तो इसने दिया क्या क्या है? पहली बात, मैंने मान लिया कि कुल वोट जो थे वो 100 थे। अब 100 में से 2 ही बंदे हैं, तो एक जीता और एक हारा। पहले को अगर 48% मिले हैं तो 48 वोट मिले, दूसरे को अगर कुल मतों का 34% मिला है तो इसको 34 वोट मिले। अब एक चीज़ देखो, 34 यूनिट की वैल्यू जो है वो इसने दी हुई है 68, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी? 200। यानी जो टोटल जो अपने पास में वोट हैं वो कितने हो जाएंगे? 200 के मल्टीपल पे, यानी कि 20,000। ये अपने टोटल वोट आ गए। अब एक चीज़ देखो कि ये जीता कितने से है। इसके थे 48 और इसके आए थे 34, तो ये जीता कितने से? ये से जीता कितने से? तो 6 और 8 14% वोटों से ये जीता है। 14% वोटों से जीता है, इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 14% वोटों की 14% की कितनी हो जाएगी? 14 दूनी 28, 2800 मत। ये 2800 मत तो ये विनिंग मार्जिन है। ये क्या है? ये विनिंग मार्जिन है। अब इसने इनवैलिड वोट भी पूछे, तो देखो विनर वाला जो है वो 48 ले गया, लॉस वाला जो है वो 34% ले गया। तो भाई जब 2 ही थे तो इन दोनों का टोटल अगर मैं करूं तो 8 4 12 का 2 हासिल आया 1 और 4 4 8। तो दोनों के टोटल होने के बाद भी ये 82 बन रहा है, लेकिन वोट तो 100 थे। यानी कि यहाँ से जो गैप आ रहा है 18 वोटों का, ये क्या है? ये इनवैलिड वोट हैं। यही इनवैलिड वोट हैं। तो सभी को पता है अभी कि हमने निकाला है 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 18 यूनिट की वैल्यू 3600। तो ये इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3600। और जीता कितने से? वो 2800। तो 2800 और 3600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है अपने अगर पेपर के अंदर आता है तो बहुत से बच्चे जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो देखो इसमें दिया हुआ है p² q² और -r² = 0 है, और हमें ये वैल्यू जो है वो उसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सा जो इसने बनाने के लिए बोला है ना, पहले उस वैल्यू को बनाते हैं। तो हमने p² + q² और r इधर माइनस में है, 0 को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में r²। अब देखो जब मैंने इधर दोनों साइड स्क्वायर किया, क्यूब कर लिया, स्क्वायर भी नहीं क्यूब किया क्योंकि 6 बनाना है हमने, तो क्यूब करने पे क्या आएगा? r वाले का तो क्या आ जाएगा? r का 6 आ जाएगा, लेकिन p का स्क्वायर और q का स्क्वायर का क्यूब का क्या निकलेगा? हमने एक फार्मूला जो है वो स्टार्टिंग से, मतलब ये फार्मूला जो है हमें याद करना होता है। ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है।
कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस काट देते हैं यहाँ से, a प्लस b। ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है और यही फॉर्मूला जो है वो इस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो p का क्यूब p की 6 हो जाएगा ये, प्लस q की 6 हो जाएगा ये, प्लस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ ab है तो ab की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, देखो ये ab है, ये a है और ये b है, और अगर मैं स्क्वायर ना लगाऊं तो a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या दी हुई है, r स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या दी हुई है, r स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में। अब इसके बराबर में क्या है, r की 6, तो p की 6 प्लस q की 6, इस r को इधर ले आएंगे, माइनस r की 6 इज इक्वल टू माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। अब इसको अगर मैं यहीं रहने दूं और इसको बटे में ले आऊँ इन तीनों को, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, p की 6 प्लस q की 6 माइनस r की 6 अपॉन में p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो यही हमें तो निकालना था कि p की 6 r q की 6 और r माइनस r की 6 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर इसको बेसिक से करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए बेसिक से ना करके इसके जो अंक दिए हुए हैं, जो इसमें वैल्यूज़ दी हुई है उनको हम करते हैं। कह रहा है a और b कि दो संख्याओं का योग, यानी a प्लस b संख्याओं का जो योग है वो 1500 है, और जो उनका LCM है वो 379 है, 16379। अब देखो इसमें एक ट्रिक यूज़ हो रही है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, प्लस करने पे 1500 ही आ रहे हैं, तो इनमें तो इस वाले से तो कुछ नहीं होगा, इस वाले से हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, सभी को पता है कि अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या b है और उसका एलसीएम दिया है, तो a इसको भी डिवाइड करेगी और b इसको भी डिवाइड करेगी, यानी कि जो एलसीएम आता है उसके अंदर a का भी डिवाइड चला जाता है, b का भी डिवाइड चला जाता है, तो वो एलसीएम कहलाता है। तो देखो 1 6 3 7 और 9, इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो 6 और 1 7, 3 10, 7 17 और 9, ये हो जाएगा अपने पास में 17 और 9 26। ये अगर 26 हो रहा है यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें चाहिए होता है कि अंकों का योग जो है वो 3 से भाग होना चाहिए, लेकिन 26 जो है वो 3 से भाग नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 1 4 5 और 3, तो 4 और 1 5, 5 10, 3 13 और 4 7 4 11, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे रखते हैं। दूसरा क्या है, 5 और 1 6, 3 9, ये 9 हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, और हमारा एलसीएम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो 1 4 5 8 9 8 17 5 22 और ये 11, यानी कि ये जो है ये नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो अपना हो सकता है। एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर। 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 9 21, और यहाँ 21 आ रहा है, तो पहले ही पता चल रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगी।
और ये नहीं होगी, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इससे। अब पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, 16,379 को जब मैं भाग करता हूँ, बड़े वाले संख्या से ही कर लेते हैं 53 से, क्योंकि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हैं। पहले वाले से कर लेते हैं भाग। पहले वाले से जब मैंने भाग किया तो देखो क्या आएगा, 14, 5, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5, 3। तो देखो यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, जबकि एलसीएम जो होता है वो पूरी संख्या को काट देता है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो हमारे 3 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, ये आंसर। तो यही हमारा आंसर होगा, चाहे इसको हम डिवाइड भी करके देख लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 3 एलिमिनेट हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चौथा आंसर ही होगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2001 में एक कंपनी के द्वारा अर्जित राजस्व, 2001 में एक कंपनी के द्वारा जो राजस्व है वो है 6300, और 2010 में 8100 करोड़ है। तो 2010 में जो है वो 8100 करोड़ है, और 2015 में 10,800 करोड़ है। 2015 में 10,800 करोड़ है। सबको CR की वैल्यू दे दो, करोड़। कह रहा 2001 और 2010 के बीच और 2010 और 2015 के बीच राजस्व आय की हुई वृद्धि का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि 2001 से 2010 के बीच, तो 2001 से 2010 के बीच में कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है अपना 11 में से 7 गए, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8, 3, 11 होते हैं, हाँ 8, और 7 में से 1, तो 11 2001 से 2010 के बीच में ये बढ़ रहा है 1800 CR, और 2010 से 2015 के बीच कितनी वृद्धि हुई है। तो इसमें से जब इसे हम माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में 19 और 8 27, तो यहाँ हो रहा है 27 CR। और इसी ने इसका अनुपात पूछा है कि अनुपात क्या होगा। तो देखो 9 दूनी 18, 0 से 0 तो ख़त्म ही हो जाएंगे, और 9 तिया 27, तो क्या रेशो आ रहा है, 2:3 आ रहा है। इतना सिंपल सा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन निवेशित किया। वर्ष के अंत में कुल, अब देखो उसने कितने कितने में किया, सब बटे में, तो 2, 3 और 4, अनुपात के बटे में 2, 3 और 4 है। मैंने मान लिया कि ये 12 यूनिट है, 12 यूनिट है, तो आधा पहला वाला जो पार्ट होएगा 1/2 का है, तो 12 का 1/2 हो जाएगा 6। जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें 1/3 के रेशो में इन्वेस्ट किया है, दूसरा वाला पार्ट 1/3 है, तो ये हो जाएगा अपना 4, 6 और 4 हो गया। तो यहाँ सिंपल सा बचा 3, यानी कि इस रेशियो में जो है वो पैसा बट रहा है। जो इन्वेस्टमेंट करी है ना उसने, इन्वेस्टमेंट करी है उसने वो इस रेशियो में करी है, 6, 4 और 3 के इन्वेस्टमेंट में। तो देखो टाइम हम यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, टाइम हम यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वर्ष का अंत है और सब में एक ही वर्ष का टाइम लगने वाला है। तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा इन्वेस्टमेंट की रेशो पे। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, उसको कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है,
15,600 और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 13 से जब हम इसे काट रहे हैं तो 13 कम 13 तो नहीं 26 यानी कि 1200 आया। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें दिख ही रहा है 6 है, तो 6 12 6 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा 72। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखो पहली बात तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो भाई। जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है 1 2 3 1000 होती है। अब अगर मैं 1000 से ऊपर की बात करूं तो 1024 जो होता है वो होता है पूर्ण वर्ग, जिसका आंसर होता है 32। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि इससे नीचे वाली चाहिए उसे, कि नीचे वाली बताओ इसको कितना माइनस करना पड़ेगा। तो 32 से पहले क्या आता है 31, और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, यानी कि 961 एक पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो 961 कब आएगा, जब 1000 में से 39 माइनस होगा तब ये आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, सिंपल। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, अब यहाँ पर n का कोई भी मान हो सकता है, कह रहा है कि 6n² माइनस 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। प्रैक्टिकली करके देख लो, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 और ऐसे ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो भाई 6n माइनस 5n, तो देखो पहले जब हम रखते हैं 1 तो क्या हो जाएगा, ये 1 रखा हमने तो 1 रखने पे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब इसमें माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 1। 6n माइनस 5n, अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है हमने 2 रखी, 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। जब हम इसमें से करेंगे तो 6 और 5 11, यानी कि माइनस का 11 आएगा। और लास्ट का डिजिट क्या है अपने पास में 1, यानी कि 2 वैल्यू रख के तो हमने देख लिया कि इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। एक और वेरीफाई करने के लिए हम n की वैल्यू जो है वो 3 रख के देख लेते हैं। 3 रख के देखेंगे तो 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये होता है 216 और ये होता है 125। तो देखो 6 में से 5 जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा फिर से 1, यानी हमेशा क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो वही हमारा राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें मैथ के क्वेश्चन जो है वो 30 से ज़्यादा पूछे गए थे। चलो 31 क्वेश्चन नंबर करते हैं कि 31 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली की निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी महीने में दिल्ली और कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है। देखो सिंपल सा बहुत बात पूछा है इसने कि इसके एवरेज में कितना अंतर है, यानी कि या पहले मैं कोलकाता का निकालूं फिर उसके बाद मैं दिल्ली का निकालूं एवरेज निकालने के बाद मैं इसको इसमें से माइनस करूं, तब जा कर के मेरा जो है वो आंसर आएगा। ऐसा तो एक बार देख लेते हैं कि कोलकाता क्या है। तो कोलकाता का जो है वो 306 है, 288 है
274 है और 172 है। अब मैं डेविएशन का यूज़ करूँगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि 250 है अपना पास, जो इसका औसत है वो 250 है। तो ये 250 से कितना ज़्यादा है, तो ये 56 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ये 38 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। ये कितना कम है, तो 50 ये हो गया और 28 ये, 50 और 28 78। ये कितना कम है, तो 78 कम है। तो यहाँ से देखो 6 4 10 8 18 का 8 हासिल आया 1, और 6 5 5 10 और 1 11, यानी कि 118 माइनस 78 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये अपने पास में। 8 में से 8 गया 0 और 7 4 4, और बटे में कितना आ जाएगा 1 2 3 4। तो हमारा जो डेविएशन के थ्रू आया वो कितना आया, प्लस का 10, यानी कि जो कोलकाता का जो एवरेज आया वो कितना आया 250 प्लस 10 260। अब दिल्ली का निकाल लेते हैं कि भाई दिल्ली का कितना है। तो दिल्ली का कितना है, चलो निकालते हैं। 248 246, फिर से ये 246 और ये 236। इसकी तो लगभग सेम सेम वैल्यू होंगी। तो हमने मान लिया कि इसकी क्या है वैल्यू, 240 मान ली। 40 मान ली तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का 4। माइनस के 4 से प्लस का 6 जाएगा तो प्लस का 2 देगा। 8 और 2 10 6 16, 16 बटे 4, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 4। यानी कि दिल्ली की जो आएगी 240 प्लस 4 कितना हो जाएगा दिल्ली का 244। इसकी एवरेज 244 है, इसकी एवरेज 260 है। अगर इनका अंतर देखो कि कितना आएगा अंतर इनका जो आ रहा है वो आ रहा है 16। यही हमारा आंसर रहेगा 16। तो 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद में 40% की कमी की जाती है। तो देखो जब किसी संख्या में x% की वृद्धि हो रही है और x% की ही माइनस मतलब कमी हो रही है, तो क्या होगा उस केस में ये x स्क्वायर माइनस में हो जाता है अपॉन 100। तो देखो 40 का स्क्वायर करेंगे हम अपॉन 100 करेंगे, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चुके 1600 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा, कमी। कितना आ जाएगा कमी, माइनस का 16% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सारणी में एक विशेष शहर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ये थी, अच्छा एक वर्ष में ये थी, तो सभी 3 वर्षों में अलग लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। ओह इतना हार्ड क्वेश्चन है। पहले इनको जोड़ना पड़ेगा, फिर इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। उत्तीर्ण, तो ये उत्तीर्ण वालों का ही हैगा। तो देखो देख लेते हैं 2016 में जोड़ते हैं। 2016 में 12 87 34 और ये कितना है 1 1 5 2 5 2 बारी है 2 6
जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 हासिल आया 1 2 5 और 1 6 7 3 10 5 है ये ना, दोबारा कर देंगे। तो जोड़ते हैं इसको 1 2 8 7 3 4 और यहाँ पे है 1 1 5 5 2 6। तो 2016 में जोड़ने पे कितना आ रहा है 6 4 10 का 0 हासिल आया 1 5 और 1 6 7 5 12 का 2 हासिल आया 1 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल आया 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2। ये हो गया 2016 का। अभी 2017 का देखते हैं कितना होता है। 2017 का है अपने पास में 31 567 और यहाँ पे है 1 2 4 3 1 3। तो 7 3 10 का 0 हासिल है 1 7 3 10 का 0 हासिल है 6 और 1 7 और 5 3 8 और 4 का 4 और 3 और 2 5 और 2। अब 2018 का देख लेते हैं कि 2018 का कितना है। तो ये हो जाएगा 2018 का अपने पास में 29। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, यही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। 2 1 3 1। तो 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1 4 2 और 1 3 9 और 2 11 का 2 हासिल आया 1 2 2 4 और 1 5 और 2। तो यहाँ से आ गया अपना 2,51,340। अब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं 2 7 3 10 6 और 1 7 यहाँ 8 आएगा ना। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं यानी कि 2 4 4 2 6 0 2 5 4 8 8 0 और 2 5 1 3 4 0। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग 7,50,470 आएगी। और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली संख्या को, तो ये वाली संख्या बनती है अपने पास में 10,62,000। तो अब इसने बोला है कि अब इसका जो है हमारे को परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज बताने के लिए टोटल से डिवाइड और परसेंटेज के लिए 100। तो ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गई। इसको जब हम इससे काटेंगे तो 70.4 के करीब आएगा। तो देखो 70.4 के करीब हमारी वैल्यू आ रही है। तो अप्रॉक्सीमेशन में कितना आ जाएगा 71%। और 71% हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर में आता है तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है और हमारी इसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फंसाने वाला क्वेश्चन हैगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो 33 क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पार्ट 2 में जो है वो अच्छे क्वेश्चन देखे गए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो है हमारे अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको जो सॉल्यूशन हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।